हेलो गाइस। आज हम एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वेरियस काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इसके द्वारा बनाए जाते हैं तथा कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से एनडीए और पीसीएस में पूछे गए हैं। तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेस दो प्रकार का होता है जो किसी भी रॉक बेड या किसी भी सरफेस का डीन्यूडेशन करता है। पहला है वेदरिंग, जो कि स्टैटिक प्रोसेस है और उसी जगह पर होता है जहाँ पर कोई भी लैंडफॉर्म या फिर इम्पैक्टिंग सरफेस एरिया मौजूद है। दूसरा है इरोजन। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, इसमें मास मूवमेंट होता है। फिजिकल वेदरिंग इंसोलेशन, फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रिक्शन, प्रेशर, एक्सफोलिएशन से होती है। इंसोलेशन का मतलब है कि जब भी दिन और रात के तापमान में अंतर आता है तो एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण लैंड रिलीफ में चेंजेस आने लगते हैं। एक्सफोलिएशन मतलब ये है कि रॉक का लेयर बाय लेयर निकलता रहेगा तथा उसमें छोटी छोटी क्रैक्स भी आने लगेंगे। वेदरिंग का दूसरा कंपोनेंट है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, शिलेशन और हाइड्रोलिसिस से होता है। शिलेशन का मतलब ये है कि कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म जब कोई ऐसे सब्सटेंस पैदा करने लगता है जो डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं, इसे शिलेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग प्लांट्स से, एनिमल्स से या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से होती है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब मानव द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा। अब हम डिन्यूडेशन के दूसरे कंपोनेंट इरोजन की बात करेंगे। आपने कई बार मृदा क्षरण यानी सॉइल इरोजन का नाम सुना होगा। इरोजन 7 प्रकार से हो सकता है। पहला है एब्रेशन। एब्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें एजेंट ऑफ इरोजन ये मूव करता है इन कांटेक्ट विद द रॉक और इसे डिग्रेड कर देता है। दूसरा है एट्रीशन। एट्रीशन मतलब होता है कि पारस्परिक जो रगड़ होती है उससे भी रॉक या लैंड इरोड हो जाती है। तीसरा है कोरोजन। कोरोजन को अक्सर आपने आयरन के रूप में देखा होगा कि वाई द आयरन इज कोरोडेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। पर यहाँ पर कोरोजन का मतलब ये है कि जो सॉल्युबल रॉक्स होती हैं जैसे डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड चॉक, ये जब पानी के एक्शंस के द्वारा रॉक से सेपरेट हो जाते हैं तो क्रस्ट टोपोग्राफी के फीचर को पैदा करते हैं। क्रस्ट टोपोग्राफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चौथा है हाइड्रोलुइक एक्शन। हाइड्रोलुइक एक्शन वाटर का एक्शंस है। जैसे रॉक्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। रॉक जो होता है, छोटे छोटे आपने पत्थर देखे होंगे और बड़े बड़े भी देखे होंगे जैसे बाउल्डर्स। तो ये क्या होता है, रॉक्स जो होती है वो डिग्रेड हो जाती हैं और पानी इनको बहा के ले जाता है, तो इसे हाइड्रोलुइक एक्शन कहते हैं। इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर होता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द टर्म ऑफ हाइड्रोलुइक एक्शन। फिफ्थ है वाटर प्रेशर। सिक्स है प्लकिंग। प्लकिंग इज़ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एनडीए के 2021 के एग्ज़ाम में प्लकिंग के अंदर एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स से बास्केट ऑफ एक्ट टोपोग्राफी के बारे में सवाल पूछा गया है। एज यू ऑल नो दैट ग्लेशियर्स आर द मूविंग आइस। ग्लेशियर्स मूविंग आइस को कहते हैं। इरोजन का 7वां कंपोनेंट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है कि जो हवा होती है, छोटे छोटे जो हल्के कण होते हैं, उसको उड़ा के ले जाती है। इस प्रकार का जो टोपोग्राफी है, आप आगे देखेंगे कि कैसे चाइना, नॉर्थ चाइना में जो गोबी डेजर्ट से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये कैसे एक नया लैंडफॉर्म बनाते हैं। और जो ये नए लैंडफॉर्म बनते हैं, ये छोटे छोटे
पार्टिकल्स के द्वारा जो हवा द्वारा लाए जाते हैं किसी डेजर्ट से या किसी एरिया से, ये बहुत फर्टाइल होते हैं अगर इनको पानी मिल जाए तो। अब हम मेन जो एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है रनिंग वाटर। जब रिवर बहती है तो उसका एक बेसमेंट एरिया बन जाता है, जो उसमें एक अगर पानी अगर रिवर का निकाल दिया जाए तो उसमें जो एक एरिया बचा होता है उसे बेसिन कहते हैं। इसको कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना वाटरशेड डेवलपमेंट में कार्य कर रही है। वाटरशेड डेवलपमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट, इस पे कार्य लगातार जारी हैं। तो जो ये एलिवेटेड लैंड होता है जो दो रिवर्स को सेपरेट करता है, इसे कहते हैं वाटरशेड। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडस और गंगा के लिए अरावली हिल्स वाटरशेड का काम करता है। रनिंग वाटर से जो फिजिकल फीचर बनते हैं उसमें पहला है वी शेप्ड वैली, जिसका आकार इंग्लिश लेटर वी के जैसा होता है, जैसे इंडस गॉर्ज, सिपकिला गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज। दूसरा फिजिकल फीचर जो रनिंग वाटर से मिलता है वो है वाटरफॉल एंड रैपिड्स। वाटरफॉल बड़े होते हैं और रैपिड्स छोटे होते हैं। वैसे ही ये अंतर होता है जैसे गॉर्ज और कैनियन लिखा है। तो गॉर्ज जो होते हैं वेरी डीप और नैरो वैली होती है, लेकिन जो कैनियन होता है वो जो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ गॉर्ज होता है, मतलब गॉर्ज से बड़ा कैनियन होता है। उसी प्रकार से वाटरफॉल बड़ा होता है और रैपिड छोटा होता है। कुछ इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स हैं जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा वाटरफॉल किस नदी पर बना हुआ है। तो पहला है नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल नियाग्रा रिवर पर बना हुआ है जो नॉर्थ अमेरिका में है। दूसरा है विक्टोरिया फॉल जो जाम्बेजी रिवर पे बना हुआ है। उसके बाद है जोग प्रपात यानी जोग वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है ये शारावती रिवर में बना हुआ है और इसकी लोकेशन कर्नाटका है। उसके बाद है धुंधर फॉल। धुंधर फॉल नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। उसके बाद है हुंड्रू फॉल, ये सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। वाटरफॉल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन वाटरफॉल का यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाईएस्ट वाटरफॉल। उसका आंसर था कुंचिकाल। चलिए देखते हैं इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स। पहला है महात्मा गांधी और जोग और गरसोप्पा वाटरफॉल, ये कर्नाटका में है। इसकी जो हाइट है 225 मीटर है और सारावती नदी पर यह बना हुआ है। हाइट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जोग फॉल बहुत बार पूछ चुका है। लेकिन अब जो हाइस्ट फॉल है अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप जोग फॉल नहीं करेंगे, आप कुंचिकाल करेंगे। सेकंड है शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी पर है, कर्नाटका इसकी लोकेशन है। उसके बाद है यन्ना वाटरफॉल, ये नर्मदा रिवर पर है और महाबलेश्वर एमपी में स्थित है। तीसरा है चचाई, ये बीहड़ नदी पर है और एमपी में है। अगला है धुआंधार वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है ये नर्मदा रिवर पर बना हुआ है, एमपी के जबलपुर में इसकी लोकेशन है। उसके बाद चूलिया है, ये चंबल में है और एमपी में स्थित है। उसके बाद पैकारा है जो नीलगिरी में स्थित है। उसके बाद गोकक डैम है जो बेलगाम कर्नाटका में है। बेलगाम अक्सर न्यूज़ में रहता है और आपको ये याद करना चाहिए कि गोकाक डैम जो है बेलगाम में है, कर्नाटका में है। और गांधी जी ने जिस सेशन की अध्यक्षता की थी वो भी बेलगाम ही था। उसके बाद है पुंसा वाटरफॉल जो चंबल रिवर पर है और राजस्थान में इसकी लोकेशन है। उसके बाद है मधार डैम जो कि चंबल रिवर पर बना हुआ है। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है हुंड्रू, ये सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है और झारखंड इसकी स्थिति है। इसके बाद है चित्रकूट वाटरफॉल, ये इंद्रावती रिवर पर बना हुआ है, बस्तर झारखंड में स्थित है। इसके बाद है दूध सागर वाटरफॉल, बहुत इम्पोर्टेंट है
और कई बार पूछा जा चुका है, वेयर द दूध सागर वाटरफॉल इज लोकेटेड। दूध सागर वाटरफॉल मांडवी रिवर पर बना हुआ है। याद रखने की चीज़ यह भी है कि ये बॉर्डर पर बना हुआ है कर्नाटक और गोवा की। उसके बाद है वसुधारा वाटरफॉल, ये अलकनंदा रिवर पर बना हुआ है, उत्तराखंड इसकी लोकेशन है। उसके बाद है कुंचिकाल, ये वाराही रिवर पर बना हुआ है और कर्नाटका इसकी लोकेशन है। इसकी हाइट 455 मीटर है। ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं रनिंग एक्शन ऑफ वाटर से किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फीचर्स बनते हैं। तीसरा जो लैंड फीचर रनिंग एक्शन ऑफ वाटर से बनता है वो है एलिवियल कोन्स। एलिवियल कोन्स जब रिवर प्लेन्स में आती है माउंटेन से, तो ये अपने साथ लोड लेके आती है। लोड लेने की वजह से जो ये सारा का सारा लोड होता है एक ब्रेक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर वो स्लोप एकदम से जो स्लोप ग्रेडियंट है अचानक से चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर कोई सारा सेडिमेंट और बहुत सारे एल्यूवियल कोन्स बन जाते हैं। जब बहुत सारे एल्यूवियल कोन्स बन जाते हैं तो इस रीजन को भाबर कहते हैं। नेक्स्ट जो फीचर रनिंग वाटर देता है वो एल्यूवियल फैंस है। जब रिवर फिर से इन एल्यूवियल फैंस को बहाती है और बहा के स्प्रेड कर देती है किसी एरिया पे दूर तक, उसके बाद जो लैंड फॉर्म बनता है उसे तराई कहते हैं। अगला फीचर जो रनिंग वाटर देता है वो है मिएंडर्स। मिएंडर्स के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें जो प्रेशर होता है इनवर्ट साइड में, जैसे ही कर्व होता है, कोई रिवर कर्व होता है तो इसके इनवर्ट साइड में ज़्यादा प्रेशर होता है या आउटवर्ड साइड में ज़्यादा प्रेशर होता है, ये आपको सर्च करने के लिए दे रहा हूँ। जब रिवर स्नेक लाइक मूवमेंट करती है तो उससे मिएंडर्स बनते हैं। छठा फीचर्स है लीव्स। सातवां फ्लड प्लेन्स। आठवां जो फीचर है वो इम्पोर्टेंट है डेल्टा। फर्स्ट टाइप ऑफ डेल्टा आर्कुएट टाइप डेल्टा होता है, जिसके अंदर नाइल नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र आती हैं। दूसरे टाइप का जो डेल्टा होता है दैट इज़ कॉल्ड बर्ड फूट डेल्टा। ये मिसिसिपी मिजोरी डेल्टा में पाया जाता है और ये बहुत वर्ल्ड फेमस भी है। थर्ड टाइप ऑफ डेल्टा इज नोन एज एस्चुराइन टाइप डेल्टा, ये नर्मदा और तापी पर मिलता है। फोर्थ टाइप ऑफ डेल्टा इज कस्पेट टाइप ऑफ डेल्टा दैट इज फाउंड इन एब्रो रिवर स्पेन। वो कौन कौन सी नदियां हैं जो बर्ड फूड डेल्टा बनाती हैं इंडिया में, उनके नाम हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी। अभी हमने देखा कि किस टाइप से रनिंग वाटर से डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड रिलीफ्स बनते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट पे मूव करेंगे जो कि है ग्राउंड वाटर। सबसे पहले हम ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन को जान लेते हैं। द वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ रेगोलिथ एंड बेड रॉक बिलो द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। रेगोलिथ मतलब ये है कि जो पृथ्वी के ऊपर की लेयर होती है वो थोड़ा लूज होती है और अनकॉन्सोलिडेटेड होती है। इट कैन रिटेन द मॉइस्चर एंड पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो क्या होता है, कभी भी आप किसी सरफेस पे पानी डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। दैट इज़ कॉल्ड रेगोलिथ। ग्राउंड वाटर से जो भी लैंड फॉर्म बनते हैं उसे कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं और ये सबसे पहले पाया गया था यूगोस्लाविया में कास्ट रीजन के अंदर लाइमस्टोन की रॉक में। दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला है जो रॉक है वो लाइमस्टोन या डोलोमाइट की बने ताकि इसका केमिकल इरोजन हो सके, और दूसरी कंडीशन है रेनफॉल क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए, और तीसरा है लैंड स्ट्रक्चरल रिलीफ। चलिए देखते हैं कि ग्राउंड वाटर से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। पहला है लैपीस, दूसरा है सिंक होल। सिंक होल
वाटर के हाइड्रोलिक एक्शन से बनते हैं और ये एक्चुअली होल होते हैं सरफेस ऑन द सरफेस। और जब बहुत सारे सिंक होल आपस में मिलते हैं तो इनको बोलते हैं सॉल्यूशन होल, और जब बहुत सारे सॉल्यूशन होल्स आपस में मिलते हैं इनको डोलाइन बोलते हैं, और बहुत सारे जब डोलाइन एक साथ मिलते हैं तो उनको उवाला बोलते हैं। ग्राउंड वाटर के द्वारा बनाया गया तीसरा और इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म है कैवर्न। कैवर्न जो होता है, लाइमस्टोन के अंदर बहुत बड़े बड़े वॉइड्स होते हैं और इनकी वजह से स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स बनते हैं जो ऊपर से नीचे को कांटे नुमा दिखाई देते हैं लटके हुए रिलीफ्स। दे आर कॉल्ड स्टैलेक्टाइट्स। जो नीचे से ऊपर को दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड स्टैलेग्माइट्स। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो केव पिलर्स बनाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म है दैट इज़ ब्लाइंड वैली। जब छोटे छोटे होल्स के द्वारा पानी डिसअपेयर हो जाता है तो आगे का जो वैली होता है वो ड्राई हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राई वैली। और जो पीछे की वैली होती है उसे ब्लाइंड वैली कहते हैं। अगला एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है सी वाटर। इसके अंदर कोस्टल क्लिप्स बनते हैं, कोस्टल केव्स बनते हैं, स्टैक्स बनते हैं, बीच बनते हैं, बार्स बनते हैं, टोम्बोलो बनते हैं। टोम्बोलो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोम्बोलो वो होता है जो कनेक्ट करता है, ये कनेक्टिंग बार्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं किसी एक मेन लैंड को एक आइलैंड से एट्सेट्रा। उसके बाद है कोस्ट लाइन, उसके बाद है शी शोर। कई लोगों को ये नहीं पता रहता है कि शी शोर क्या है। तो जब हाई टाइड और लो टाइड आती है तो जो उसका बीच का जो एरिया होता है उसे कहते हैं सी शोर। अगला जो एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है दैट इज़ ग्लेशियर। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि जो ग्लेशियर है वो मूविंग आइस होता है और ये लुढ़कता रहता है स्लोप के साथ, धंसता रहता है नीचे को अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज़ कॉल्ड ग्लेशियर। ग्लेशियर वैली को दो प्रकार से इरोड करता है। पहला है प्लकिंग, दूसरा है एब्रेशन। इससे बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है यू शेप्ड वैली, जिनका आकार यू के आकार का होगा। इन वैलीज़ को देखने में ही आपको लगेगा कि ये यू के आकार की हैं। वर्टिकल इरोजन होता है इसमें, जो पहले से एग्जिस्टिंग रिवर वैली है उसमें वर्टिकल इरोजन होता रहेगा, तो ये यू शेप ले लेंगे, शार्प नहीं रहेंगी वी की तरह। एंड नेक्स्ट है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली उन्हें कहते हैं जैसे आपकी एक नीचे तो वैली है ही, उसी वैली के ऊपर एक और वैली होती है, उसे हम कहते हैं हैंगिंग वैली। उसके बाद है सिर्क। सिर्क कई पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है इंक्लूडिंग द यूपी पीसीएस, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सिर्क क्या होता है कि जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो उसकी गोद में एक बर्फ़ रह जाती है, कहीं कहीं पर जहाँ पर गड्ढे होते हैं तो जो बर्फ़ होती है सिर्क बनाती है। इन्हीं गड्ढों में से, सिर्क्स में से जब क्या होता है बर्फ़ पिघल जाती है तो ये एरिटेस बनाती है। अगला जो लैंडफॉर्म है जो कि ग्लेशियर के द्वारा बनाया जाता है दैट इज़ हॉर्न। उसके बाद है नूनातक। नूनातक में क्या होता है कि जो रॉक होती है वो आइस से सराउंड होती है चारों तरफ, पर जो रॉक होती है ये इसमें कुछ बर्फ़ होती है और कुछ बर्फ़ नहीं होती है, तो जो नूनातक होते हैं इस टाइप से बन जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रमलिन, जो कि एनडीए 2021 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, दैट इज़ ड्रमलिन। उसके बाद है मोराइंस। मोराइंस क्या होता है कि जब आइस मेल्ट होती है तो ये बहुत अमाउंट ऑफ वाटर अपने साथ लेके जाता है और डिपॉजिट करता है सेडिमेंट्स बहुत सारे, और ये ग्लेशियर के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं सेडिमेंट्स, दे आर कॉल्ड मोराइंस। और जो नेक्स्ट वाला है आउट वॉश प्लेन्स, ये क्या होता है कि जो व्हेन द मोराइंस जो ये इकट्ठा हो जाते हैं सेडिमेंट्स ग्लेशियर के पिघलने से, उनको बहा देता है जब वाटर और स्प्रेड कर देता है एक लार्ज एरिया पे, उसके बाद आउट वॉश प्लेन्स बनते हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं।